हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ असुर 2 का, यानी कि असुर जो वेब सीरीज है उसके सीजन 2 के बारे में जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम टाइम टू टाइम हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीजें यूज होती हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें यूज होती हैं या हैकिंग की जो टेक्निक्स यूज होती हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमने पहले भी बनाई हैं। मूवीज के अलावा सीरीज में भी हमने जो है एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, और ये जो सीरीज है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी जो स्टोरी है असुर सीजन 2 पूरा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये संभव है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टाइम टू टाइम कोशिशें करते हैं कि जो इनके अंदर जो वेब सीरीज या मूवीज के अंदर जो हैकिंग की स्किल्स दिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, क्या वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ इस सीज़न 2 का। असुर जो वेब सीरीज़ आई है, इसके सीज़न 2 के एपिसोड 1 के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उनके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। गाइस जैसे ही ये जो है स्टोरी, तो आप देखिए देख ही सकते हैं, जैसे ही ये सीज़न 2 का एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो मेन टेक्निकल जो टर्म स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि फोरेंसिक लैब के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि सीजन 1 का मेन विलेन के रूप में उभर के सामने आया था, लेकिन अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं चला है। तो वो गेम खेलते हुए एक मैसेज करता है, आर वी रेडी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और एक टेक्नोलॉजी तो समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि समय के साथ साथ जो हैकर्स हैं वो भी अपना जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसे इम्प्रूव कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सीधे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, और एक बहुत छोटा-सा गेम उसने चुन लिया है, लाइक चेस वगैरह, और किसी की सोच वहाँ तक जाएगी। सबसे पहले आप ये सोचिए कि कोई सोच रहा होगा कि यार चेस का ऑनलाइन गेमिंग खेलते टाइम कोई मैसेज कर रहा है, तो उसने वहाँ पे कोई ग्रुप बनाया होगा और वहाँ पे उसने मैसेज डाल दिया। तो मतलब एन्क्रिप्शन तक पहुँचना है, उसका पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि चेस जैसे छोटे-मोटे गेम्स पे किसी का ध्यान नहीं होता। अभी आप देखोगे कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों गेम्स भरे पड़े हैं ऑनलाइन, तो कोई कहाँ उस टेक्निक तक कैसे पहुँचेगा, एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, अपोनेंट्स न्यू गेम, नीचे से मैसेज आ रहा है कि यस आपका जो मूव है वो 9 बजे होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, कोई भी नॉर्मली इस चीज़ को देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ यार, जो सेकंड ओपोनेंट है वो 9 बजे मूव करेगा, मतलब कोई ना कोई मूव चलेगा। बट रियलिटी में कहानी कुछ और चल रही है। जैसे कि हैकर्स की कहानियों में या फिर हैकर्स जो अटैक्स वगैरह करते हैं उनके अंदर ऐसा होता है। दूसरा आप देखोगे कि उसका ओपोनेंट बैठा हुआ है एक दूसरी कंट्री के अंदर, उसके पास एक हाईली, मतलब बहुत हाई-फाई टेक्नोलॉजी वाली एक लैब है, जो कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास सर एक i3 i5 कंप्यूटर है, क्या मैं कर सकता हूँ, या इतने बड़े-बड़े अटैक्स के बारे में वो सोचने लगते हैं। वो बिल्कुल एक गलतफ़हमी में जी रहे हैं। ये बड़े-बड़े जो अटैक्स होते हैं या ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी छोटी-मोटी मशीन से या कंप्यूटर से करना बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए बहुत हाई-फ़ाई इंटरनेट सर्वर्स और हाई टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ गैजेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखो, वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं जो भी उन्हें अटैक करना है उस चीज़ के बारे में, और सडनली टीम का जो बंदा आता है वो डिस्कशन करता है कि भई क्या है? और यहाँ वो उन्हें बताते हैं कि देखिए, पहले हम अटैक करेंगे और हमारी जो दूसरी टीम है वो सबूतों को मिटाने का काम करेगी, यानी कि लॉग्स वगैरह या जो ट्रेसेस होते हैं एक साइबर अटैक के अंदर, उन्हें मिटाने का काम करेगी। तो ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, और फिर वो कहता है कि बिल्कुल अभी जो 9 बज चुके हैं। पूरी कहानी के लिए तो देखिए आपको सीज़न 2 का एपिसोड 1 देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ये वो टेक्निकल चीज़ है कि उनमें क्या कम्युनिकेशन रहा, कैसे रहा। उसी दौरान जो इस सीरीज़ का मेन हीरो है अरशद वारसी, जिसका नाम डीजे है इसमें, धनंजय राजपूत। तो डीजे जो है उस अपना फ़ोन ऑन करता है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। मतलब दूसरी दुनिया से मतलब है कि शांति वाले माहौल में चला जाता है, फ़ोन-वोन सबको छोड़-छाड़ के। लेकिन सडनली उसके माइंड में आता है काफ़ी दिनों बाद कि चलो देखता हूँ क्या चल रहा है आउटर वर्ल्ड में, और जैसे ही वो फ़ोन ऑन करता है, तो उसके पास आप देखोगे बहुत सारी मिस्ड कॉल, मैसेजेस वगैरह आए हुए पड़े रहते हैं। और जैसे ही वो फ़ोन ऑन करता है, तो यहाँ आप देखोगे कि स्क्रीन पे जो है उसकी जो रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस है वो हाईलाइट हो जाती है। जैसे कि जनरली आप लोग सुनते हो कि लोग क्या करते हैं, फ़ोन को ट्रेसिंग पे लगा देते हैं, ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, और जैसे ही ऑन होता है हमें पता चल जाता है। तो यहाँ उनकी ही टीम मेंबर ने उनका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने फ़ोन ऑन किया, जो धनंजय राजपूत की लोकेशन है वो उसे मिल जाती है, और मिलने के बाद वो उनसे मिलने चले जाते हैं। लेकिन एक और इसी एपिसोड के अंदर एक क्राइम होता है, जहाँ उन्हें एक जो विक्टिम है मिलता है उन्हें, और उसके बाद वो देखते हैं कि यार उसके जब वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह के अंदर कई बार देखा होगा, जो अगर कोई भी एक्सपायर वगैरह हो जाता है तो उनकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। उस दौरान उससे उन्हें 3 दाँत मिलते हैं,
और ये जो दांत मिले हैं उसके किसी ने जैसे उसने इम्प्लांट करवाए होंगे, तो उनके अंदर कुछ कोड्स लिखे होते हैं और जब वो इन कोड्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें 3 अलग-अलग लोकेशंस मिलती हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज़ और निकल के सामने आई, ये कोऑर्डिनेट्स जो आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स 11 .713510, तो इन कोऑर्डिनेट से उन्हें पता चलता है 3 अलग-अलग लोकेशंस के बारे में और इन लोकेशन से उन्हें ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में जो अटैक्स होने वाले हैं वो इन 3 लोकेशंस पे होंगे, लेकिन किस तरह होंगे ये नहीं पता होता। साथ के साथ ही वो जो मेन विलेन है, उसकी बचपन की एक फ़ोटो होती है, उससे एज निकालने की कोशिश करते हैं। अब एज निकालने की कोशिश अगर यहाँ पे हम देखें तो एक कि भाई बड़ा होके ये कैसा दिखेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो आज दिखाई दे रहा है, आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद वो कैसा दिखाई देगा। तो वहाँ से एक जनरल जो है वो इमेज तैयार कर लेते हैं। इमेज तैयार करने से वैसे हालाँकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और अटैक का टाइम नज़दीक आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो लैब है वो काफ़ी डेवलप्ड है, स्क्रीन, सर्वर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और जो एज को अब जो उन्हें फोटो मिला है वो सस्पेक्ट के साथ मैचिंग कर रहे होते हैं, यानी कि क्रिमिनल डेटाबेस होता है जिसके साथ वो मैच करके देख रहे होते हैं कि भाई इसका जो फेस है वो किसी के साथ मैच करता है या नहीं करता है, तो वो ऐसा देख रहे होते हैं। हालांकि मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे ये मैचिंग हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट 9 बजे का वो अटैक होता है, तो 8:30 बजे के करीब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स, न्यूज़ वगैरह जो हैं उनके जो सिस्टम्स हैं वो हैक हो जाते हैं, लाइव न्यूज़ वगैरह हैक हो जाती है और लाइव जो प्रसारण है वो हैकर्स जो है वो अपना करने लगता है, जो शो का मेन विलेन है। और वो लोगों को दिखाता है कि भाई यहाँ पे 3 लोग हैं जो उसके अभी टारगेट पर हैं और वो कुछ ही समय बाद यानी कि एग्ज़ैक्ट 9 बजे वो सबके सामने उन्हें वो मार देगा। तो मतलब ऐसा वो बोलता है वहाँ पे और तीनों लोगों को लाइव दिखाता है और वो सीधा चैलेंज करता है सीबीआई वगैरह को कि भाई अगर किसी में हिम्मत है, तो आने वाले 3 मिनट में इनको मैं मार दूँगा, अगर किसी को बचाना है तो आप बचा सकते हो। लेकिन गाइस आप यहाँ पे देखोगे कि 3 मिनट का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है और सारी चीज़ें लाइव दिखती रहती है। यहाँ पे उसके टारगेट में एक लड़की है, जिसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, एक डॉक्टर है, उसे भी नहीं पता होता क्या हो रहा है और तीसरी जो सस्पेक्ट है, एक वो फैमिली है। वो बैठे-बैठे उन्हें नहीं पता होता कि आने वाले 3 मिनट में क्या हो जाएगा और काउंटडाउन लगातार चलता रहता है। लाइव वो उन्हें दिखाता है, पूरी दुनिया उसे देख रही होती है लाइव। ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग है कि एक हैकर ने सभी चीज़ों को हैक कर लिया और उसके बाद वो ओपन चैलेंज कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो गाइज़ मैं बता दूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इनके बारे में हम जब एक इसका प्रैक्टिकल सेशन लेकर आएँगे तब डिस्कस करेंगे कौन सी टेक्निक यूज़ हुई हैं। बाकी ये चीज़ें जो इसमें दिखाई गई हैं ये पॉसिबल हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि भई ऐसा नहीं हो सकता। दीज़ आर पॉसिबिलिटीज़, मतलब पॉसिबल हैं ये चीज़ें। दूसरा आप देखोगे कि एग्ज़ैक्ट टाइम हो जाता है और वो पहला जो हमला है, यानी कि उसे जो करना है हैकर को, कि तीनों लोगों को टारगेट करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डॉक्टर है ऑटोमैटिकली गिर जाता है। जो ये दूसरा टारगेट था वो भी धीरे-धीरे उसके हार्ट में पेन होता है, वो गिर जाता है। तीसरा जो टारगेट है वो भी गिर जाता है और तीनों की तीनों बिना किसी व्यक्ति के, क्योंकि पुलिस अलर्ट वगैरह जो भी चीज़ें रहेंगी वो तो किसी व्यक्ति को देखेंगे, लेकिन यहाँ इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और ये तीनों जो व्यक्ति हैं ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। एट द एंड उसका चेहरा, जो मेन हैकर है उसका, दिखाया नहीं जाता है और ये पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि देखो वहाँ पे जो हैकर है उसने कोई टेक्नोलॉजीज़ का क्या और कैसे इस्तेमाल किया है? अब दूर बैठे-बैठे ही उसने 3 लोगों को लाइव दिखा के पूरी दुनिया के सामने मार दिया। ये मतलब एक बहुत मामूली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि उसने ऐसा किस तरह से किया होगा? क्या पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी? इनके बारे में जानने के लिए इसका आपको देखना होगा एपिसोड 2। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया और ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, तो गाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनसे फेस मैचिंग होती है, कौन सी चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं एक चैनल को हैक करने के लिए, क्या किस हद तक किया जा सकता है, इस तरह के अगर कुछ सवाल हैं, तो हम एपिसोड 2 के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।